अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इनके बारे में हमने बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन के बारे में आपको तो पता ही है कि जहाँ पर आपको इक्वल का साइन नजर आए तो वो इक्वेशन होती है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखिए, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। तो पहली को हम देख लेते हैं, 3x की 2 + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल x की पावर क्या आ रही है, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 आ रही है। अगर यहाँ पर x की पावर 1 होता तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होती। अब अगली को हम देख लेते हैं, 3x + 2 = 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर नहीं लिखी गई। जब भी किसी की पावर न लिखी गई हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1। जो पावर 1 होती है वो लिखी नहीं जाती, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिख दिया है 1। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल x की पावर क्या आ रही है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो इनमें हमने यही बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को देखिए, 4x + 5 = 8। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, ठीक है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, इट इज लीनियर इक्वेशन। अब आगे पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो 12x + 5 = 15 + 1/x। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, और इसकी भी कितनी है, 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात समझनी है कि जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है ना, ये x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए जरूरी है कि वेरिएबल की जो पावर है वो 1 या +1 होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे यहाँ पर, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये वाली लीनियर इक्वेशन है, जबकि ये वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आगे पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। 18x + 7 = 54। अब यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इट इज लीनियर इक्वेशन। अब आगे पार्ट 4 की बात कर लेते हैं। x/2 + 3 = 25। अब यहाँ पर देखिए इधर x की पावर 1 है, ठीक है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे, इट इज लीनियर इक्वेशन। अब आगे पार्ट 5 को देख लेते हैं। तो पार्ट 5 में देखिए, 3x की 2 = 80। अब यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। अब आगे पार्ट 6 को देखें। ax + b = c। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पर क्या है, 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे, इट इज लीनियर इक्वेशन। अब आगे पार्ट 7 को देखें। तो पार्ट 7 में देखिए कि x के ऊपर क्या है, √। तो √, है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। लेकिन हमें x की पावर क्या चाहिए, 1। तो यहाँ पर क्या है, 1/2, क्योंकि ऊपर √, है ना। तो √, की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो लिहाजा ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन।
अब आगे पार्ट 8 को देख लेते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। 3/x + 1/2 इज इक्वल टू 2/9। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल x डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जब x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं या वर्ड्स फॉर्म दी गई हैं, इनको हमने लीनियर इक्वेशंस में लिखना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को देखें। व्हेन अ नंबर n, तो एक नंबर है n, इज इंक्रीज्ड बाय 8, तो उसमें इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है किसको, 8 को। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 8। द रिजल्ट इज 18, तो इसका रिजल्ट क्या है, 18। तो ये स्टेटमेंट की लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आगे पार्ट 2 को देख लें। व्हेन अ नंबर y, तो एक नंबर क्या है y, इज डिक्रीज्ड बाय 7, यानी इसमें 7 को डिक्रीज किया गया है, कम किया गया है, तो हम इससे माइनस कर देंगे 7। द रिजल्ट इज 14, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 14। तो दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज्ड बाय 7, तो एक नंबर है y, तो इसमें डिक्रीज किया गया 7 को, ठीक है, और रिजल्ट के तौर पर क्या आ रहा है, 14। तो ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 14। तो ये स्टेटमेंट की लीनियर इक्वेशन बन गई। अब पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 3 है, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज 29। तो कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका सम क्या है, 29। तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, तो देखिए कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे होते हैं ना कि अगर हम लेट कर लेते हैं ना 11, तो जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 12। इसी तरह आप एक और मिसाल ले लें, जैसे है 21, तो दूसरा जो नंबर होगा वो होगा 22। यानी एक तरतीब के साथ 2 नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर हमें नहीं दिए गए, उनको हमने खुद से लेट करना है। तो पहला जो नंबर होगा वो हम खुद से लेट करेंगे, जो अगला नंबर होगा वो उससे जो अगला नंबर होगा वही होगा, ठीक है। जिस तरह अब फॉर एग्जांपल आपको हम कोई भी एक नंबर लेट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x + 1। अब ये हमने खुद से एक नंबर लेट कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास अगला नंबर हम करेंगे लेट, वो इससे अगला नंबर होगा, ठीक है। तो इससे अगला नंबर कौन सा फिर होगा, x + 2। तो कंसेक्यूटिव नंबर इसे ही कहते हैं कि 2 एक तरतीब के साथ नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिख लिए और उनका सम, तो ये हमने प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है, इन दोनों का सम। और ये किसके इक्वल है, 29 के। अब ये देख लेना, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनका सम, ठीक है, यानी उनको ऐड करना है, और इक्वल किसका आ रहा है जी, 29 के। तो ये स्टेटमेंट को हमने लीनियर इक्वेशन में लिख लिया, ठीक है। अब आगे पार्ट 4 की बात कर लेते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, तो क्या है जी, 4 टाइम्स, और नंबर कौन सा है, n, यानी 4 टाइम्स n है, ठीक है। अब आगे इज, इसका मतलब होता है इक्वल। 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो 23 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर, यानी n को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, और फिर उसमें क्या है, 23 मोर देन, यानी 23 ज्यादा है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 23। अब दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, तो एक नंबर n है जो 4 टाइम है, ठीक है, तो हमने लिख लिया 4n, और ये इक्वल किसके है, 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी n को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर क्या है 23 मोर देन, और इसमें 23 फिर ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट को हमने लीनियर इक्वेशन में लिख लिया। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने सोल्व करना है, यानी इनमें जो वेरिएबल दिया गया है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को देखें। x + 6 इज इक्वल टू 18। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, यानी x जो है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x को हम यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे, ये +6 है, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो जब ये +6 इधर आएगा तो ये -6 हो जाएगा, तो ये +6 इधर आके -6 हो गया।
अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 से माइनस करें 6 तो 12 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 12। इस तरह हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब आगे पार्ट 2 को देख लें। x प्लस 13 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को हम यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस 13 है, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब मजीद सॉल्व करें। तो 20 से माइनस करें 13 तो 7 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 7। इस तरह हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब आगे पार्ट 3 को देखें। 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर वेरिएबल a जो है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 5a हम ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस 5 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 में ऐड करें 5 तो क्या हो जाएगा 25। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इस 5 को हमने इधर लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि a को हमने अकेला छोड़ना है। तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। ठीक है, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब कोई नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 5 भी इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 25 को हम डिवाइड कर देंगे 5 पर। तो 5 टाइम 25। तो 25 को 5 पर डिवाइड करने से क्या आ रहा है 5। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब आगे पार्ट 4 है। a माइनस 15 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a को हम यहीं पर लिखेंगे। ये माइनस 15 है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस का 15। मजीद सॉल्व करते हैं। तो 20 में ऐड करें 15 तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 35। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया। अब आगे पार्ट 5 को देखें। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो 2x हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये प्लस 5 है तो इधर आके ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो 2x, अब 35 से माइनस करें 5 तो 30 बच गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस 2 को हमने इस तरफ लेकर आना है। ठीक है, तो x को हमने अकेला छोड़ना है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पर इनकी आप कटिंग करना चाहें या 30 को अंदर लिख के डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 2 15 टाइम 30। तो 30 से 30 माइनस करें 0 रह गया। तो हमने क्या किया कि 30 को हमने डिवाइड किया 2 पर, तो क्या आंसर आ रहा है 15। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 15। इस तरह हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब आगे पार्ट 6 को देख लें। तो पार्ट 6 है जो कि लास्ट पार्ट है। 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 39। तो इसमें वेरिएबल n जो है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 3n को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये माइनस 8 है तो इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 39 में ऐड करें 8 तो ये 47 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि n को हमने अकेला छोड़ना है ना, तो 3 को हम इस तरफ लेकर आएंगे। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर भी हमारा ठीक है। अगर आप इसको होल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 47 को आप डिवाइड कर दें 3 पर। तो 3 1 टाइम 3, तो 4 से 3 गया तो 1 बच गया। 7 को नीचे उतार लेंगे तो 3 5 टाइम 15। तो 17 से 2 माइनस करें, सॉरी 17 से 15 माइनस करें तो 2 बच गया। तो ये हमारे पास होल फॉर्म क्या आ रही है 15 होल 2/3। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 15 होल 2/3। तो ये आंसर भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, जो आप मर्जी इसमें लिख लें। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम नोटबुक पर ही समझ लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल।
तो एक नंबर है x, ठीक है, लेट किए गया x, तो एक इसका डबल, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है 12। फाइंड द नंबर, तो x की जगह पर जो नंबर है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल, यानी एक नंबर है x और दूसरा नंबर कौन सा है x का डबल, ठीक है, तो x का डबल हम कैसे लिखेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो इन दोनों का सम है, ठीक है, ये लिखा हुआ है द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल, तो x और x का डबल जो है इनका सम, तो सम के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। अच्छा, इन दोनों का सम किसकी इक्वल है 12 के, तो x की जगह पर जो वो नंबर यूज होगा उसको हमने फाइंड करना है, यानी हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसका डबल साथ में ऐड करें ना तो वो 12 के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये 1x है और ये 2x है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। अब x को हम यहीं पर छोड़ेंगे, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12/3, तो 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब अगर आप 12 को डिवाइड करें 3 पर तो ये आता है 4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसका डबल साथ में ऐड करने से किसकी इक्वल आता है 12 के, तो यही हमारा आंसर होगा 4। तो यहां पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 4, तो वो नंबर 4 है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो कैसे आप देखिए, तो ये 4 है और 4 का डबल क्या होगा 8, यानी 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8, तो 4 का डबल क्या होता है 8। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा 12 के, तो 4 और 8 क्या होता है 12, तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो आपने यहां तक लिखना है, ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है, रिक्वायर्ड नंबर इज 4। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15, फाइंड द नंबर। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह है, तो चलिए इसको भी हम नोटबुक पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15, तो एक नंबर है x और इसका डबल, इन दोनों का जो सम है वो किसकी इक्वल है 15 के। फाइंड द नंबर, तो उस नंबर को हमने फाइंड करना है जो x की जगह पर आएगा, यानी हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसका डबल अगर साथ में ऐड करें तो वो किसकी इक्वल आए 15 के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं, ठीक है, तो एक नंबर है x और दूसरा नंबर कौन सा है x का डबल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये x का डबल हो गया ना, तो इन दोनों का सम, तो सम के लिए हम क्या यूज करते हैं प्लस, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है 15 के, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी इसमें हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो ये x प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। अब x को हम यहीं पर छोड़ेंगे, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 15 को डिवाइड करें 3 पर तो क्या आएगा 5, ठीक है, इस तरह आप 15 को डिवाइड कर लेना 3 पर, तो 3 5 टाइम 15, तो 15 से 15 माइनस करें तो 0, ठीक है, तो 15 को हमने 3 पर डिवाइड किया तो क्या आया 5, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो 5 ही वो नंबर है जिसका डबल भी अगर हम साथ में ऐड करें, यानी 10 को भी अगर हम साथ में ऐड करें तो वो किसकी इक्वल आएगा 15 के। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 5, तो यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने कौन सा नंबर फाइंड किया 5, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ये है 5 और 5 का डबल क्या है जी 10, यानी 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10, तो ये जो 10 है ये 5 का डबल है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें, यानी इन दोनों का सम फाइंड करें तो किसकी इक्वल आएगा 15 के।
तो 5 और 10 कितना होता है 15। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, तो आपका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज 100। तो एक नंबर है x और कितने टाइम है 5 टाइम्स, यानी x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो किसके इक्वल आ रहा है 100 के। फाइंड द नंबर। तो इस x की जगह पर जो नंबर है उसको हमने फाइंड करना है, यानी हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है ना कि जिसको अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 के इक्वल आए। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर है x और ये कितने टाइम्स है 5 टाइम, यानी x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5x। अब इक्वल किसके होगा 100 के। तो अब हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम यहीं पर छोड़ेंगे। तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 100 को डिवाइड करें 5 पर। अगर यहाँ से आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी इधर ही कटिंग कर सकते हैं। तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 और 0 बच गया, वो साथ में लगा लेंगे। तो क्या आ रहा है 20। तो ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 20 के। तो 20 वो नंबर है जिसको अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 20। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर शेप है जिसका पेरीमीटर हमें दिया गया है, कितना है पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की हर साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर के बारे में आपको पता ही है कि जो स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, स्क्वायर का हमें पेरीमीटर दिया गया, यानी ये जो टोटल लेंथ है ना, ये जो आउटसाइड पे ये हमें दी गई है, इसे पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, ये जो आउटसाइड पे जितनी भी लेंथ होती है इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका पेरीमीटर हमें दिया गया है, जबकि इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम सिर्फ एक ही साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो एक साइड की लेंथ है ना वो इन सारों की लेंथ है। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी 5 सेंटीमीटर तो फिर इसकी भी 5 होगी, इसकी भी। ठीक है, तो जस्ट हम सिर्फ एक साइड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला तो आपको पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड। जबकि यहाँ पर तो हमें पेरीमीटर दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है साइड फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर की जगह पर हम पेरीमीटर लिखेंगे 36 4 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड हमने फाइंड करनी है तो साइड को हम यहीं पर रहने देंगे। तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 36 को डिवाइड करें 4 पर, तो 4 9 टाइम 36। तो 36 को 4 पर डिवाइड किया तो क्या है 9। तुम्हारे पास एक साइड की लेंथ कितनी आ रही है 9। तो ये जो 9 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमें दी गई है तो इसके साथ में हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अच्छा, तो एक साइड की लेंथ क्या आ रही है 9 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी 9 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये चारों साइड एक दूसरे के आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर will be 9 सेंटीमीटर।
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, When Anurul opened a book, there are 2 pages in front of her. तो एक लड़की है जिसका नाम है एनोरल, ठीक है। तो उसने एक बुक खोली हुई है और उसके सामने 2 पेजेस हैं। जिस तरह मैंने भी अभी इधर एक बुक खोली हुई है ना, तो मेरे भी सामने फिर 2 पेजेस ही होंगे ना, इस तरह, ठीक है। तो उसके सामने भी 2 पेजेस हैं। अब आगे देखें, द सम ऑफ द पेज नंबर्स इज 161। तो दोनों जो पेज नंबर्स है ना, उनका अगर सम हम फाइंड करें तो वो किसकी इक्वल आता है, 161 के। इफ वन पेज नंबर इज 81, तो जो एक पेज नंबर है वो क्या है, 81। व्हाट इज द अदर पेज नंबर, तो दूसरा पेज नंबर हमने फाइंड करना है। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे, सम ऑफ बोथ पेज नंबर्स तो दोनों पेज नंबर्स का सम कितना है, 161। आगे हम लिखेंगे वन पेज नंबर इज, तो एक पेज नंबर क्या है, 81, जबकि दूसरे को हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे अदर पेज नंबर। तो इसको हम लेट कर लेंगे, जो अदर पेज नंबर है इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो हमने ये जो अदर पेज नंबर है ना, इसको फाइंड करना है, तो इसको हमने लेट कर लिया x। अब इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो एक पेज नंबर है क्या, x, और दूसरा कौन सा है, 81। तो इन दोनों का सम, ठीक है। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 161 के। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x को हम यहीं पर रहने देंगे। तो 81 इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 161 माइनस 81, ठीक है। ये प्लस 81 इधर आके माइनस 81 हो गया। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 161 से माइनस करें 81, तो ये आपके पास बच जाएगा 80। अगर एक पेज नंबर 81 है तो दूसरा पेज नंबर 80 होगा। अगर आप इन दोनों का सम फाइंड करें ना, 80 और 81 का, तो 161 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अदर पेज नंबर विल बी 80। तो दूसरा पेज नंबर जो है वो क्या होगा, 80। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, बुक के एंड पे जो आंसर आया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है 90। लेकिन 90 जो आंसर है वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपके बुक पर भी 90 आंसर है तो वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 80 ही है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस क्वेश्चन को हम नोटबुक पर ही समझ लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन अ क्रिकेट मैच, अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी इनहांस्ड द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96 रन्स। तो एक मैच के दौरान अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 96 रन्स का इजाफा किया। यानी इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान जो पार्टनरशिप रही वो कितनी है, 96 रन्स। इफ शाहिद अफरीदी स्कोर 22 मोर देन अहमद शहजाद, फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद। अगर उन रन में से शाहिद अफरीदी 22 ज्यादा रन बनाता है अहमद शहजाद के रन से, तो अहमद शहजाद के कितने रन होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्कोर ऑफ अहमद शहजाद। तो अहमद शहजाद के कितने रन हैं वो हमें नहीं पता, तो हम उसको लेट कर लेते हैं x। आगे हम लिखेंगे स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी। तो शाहिद अफरीदी के कितने रन हैं, तो शाहिद अफरीदी ने अहमद शहजाद के रन यानी x से कितने ज्यादा बनाए हैं, 22 रन, ठीक है। तो हम साथ में ऐड कर देंगे 22। तो ये शाहिद अफरीदी के रन है ना, यानी अहमद शहजाद के रन से 22 स्कोर ज्यादा हैं शाहिद अफरीदी के। आगे हम लिखेंगे बोथ प्लेयर्स मेड स्कोर, यानी दोनों ने जितने रन बनाए।
तो दोनों प्लेयर्स ने कितने रन बनाए, यानी अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने जो मिलकर रन बनाए वो है 96। तो हमने क्या करना है, हमने अहमद शहजाद का जो स्कोर है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, यानी हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अहमद शहजाद के कितने रन हैं जी, एक्स, और शाहिद अफरीदी के क्या हैं जी, एक्स प्लस 22, ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर कितने बनाए, 96। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वही अहमद शहजाद के रन होंगे, क्योंकि हमने अहमद शहजाद के रन या स्कोर को एक्स लेट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये एक्स प्लस एक्स, तो ये 2x हो गया, और साथ में प्लस 22 हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आगे 96। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 2x ऐसे ही रहेगा, तो ये इधर प्लस 22 है, तो ये इधर आकर माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। अब मजीद सोल्व करें इसको, तो 96 से माइनस करें 22, तो ये रह जाएगा 74। अब x को यही रहने दे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 74 को डिवाइड करें 2 पर, तो चलिए यहां पर कर लेते हैं। तो 2 3 टाइम 6, 7 से 6 माइनस करें तो 1 रह गया, 4 नीचे उतार लेंगे तो 2 7 टाइम 14। तो 74 को डिवाइड किया 2 पर तो क्या आया, 37। यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 37। तो ये जो x है ये हमने अहमद शहजाद के स्कोर को लेट किया हुआ था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 37, यानी अहमद शहजाद के 37 स्कोर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अहमद शहजाद के रन ही फाइंड करने हैं। अगर आप शाहिद अफरीदी के रन भी फाइंड करना चाहते हैं तो आप 37 में ऐड कर दे 22, तो शाहिद अफरीदी के भी आ जाएंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी के जो रन है वो अहमद शहजाद के रन से 22 ज्यादा हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर अहमद शहजाद के रन ही फाइंड करने थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कोर ऑफ अहमद शहजाद इज 37, ठीक है, यानी अहमद शहजाद के 37 स्कोर हैं। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको हम नोटबुक पर ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नम्रा इज सीनियर टू शुमैला बाय 18 ईयर्स। जो नम्रा है वो शुमैला से 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर्स नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमैला। तो 6 साल के बाद जो निम्रा की एज है वो शुमैला से दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फाइंड निम्रास प्रेजेंट एज। तो निम्रा की जो मौजूदा एज है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक बात समझ लें कि अगर हमें शुमैला की एज पता चल जाए ना, तो निम्रा की एज हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो शुमैला की एज हमें नहीं दी गई, जबकि निम्रा की एज भी हमें नहीं दी गई। तो शुमैला की एज को हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर आप लिख भी लें, लेट द एज ऑफ शुमैला। तो शुमैला की जो एज है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। आगे हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ नम्रा। तो अगर शुमैला की एज एक्स है तो फिर निम्रा की कितनी होगी, क्योंकि निम्रा जो है वो शुमैला की एज से 18 साल ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक्स में ऐड कर देंगे 18, तो ये फिर निम्रा की एज होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 6 साल के बाद वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। तो हम लिख लेते हैं द एज ऑफ शुमैला तो अगर मौजूदा शुमैला की एज है एक्स, तो 6 साल बाद कितनी होगी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 6, ठीक है। अब आगे हम लिख लेते हैं द एज ऑफ निम्रा। तो निम्रा की अगर मौजूदा एज है एक्स प्लस 18, तो 6 साल के बाद कितनी होगी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 6। अब हम आगे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
यानी कंडीशन के मुताबिक। तो शुमैला की एज क्या है x + 6 और निम्रा की क्या है x + 18 + 6। अब मैंने इनको इक्वल क्यों रखा हुआ है, जबकि हम इनको इक्वल रख नहीं सकते, क्योंकि निम्रा की जो एज है वो शुमैला की एज से डबल है, दुगनी है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर इनको इक्वल नहीं रख सकते। इक्वल ऐसी सूरत में रख सकते हैं कि जब हम x + 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि निम्रा की एज ऑलरेडी शुमैला की एज से दुगनी है। तो शुमैला की एज को इसके इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम शुमैला की एज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये फिर इसकी इक्वल आ जाएगी। अब समझे ना इस तरह कि अगर शुमैला की एज है ना 5 और सॉरी इधर इक्वल डालें, ठीक है, और निम्रा की एज है 10। अब 5 को 10 की इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम इसको इक्वल बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है। अब मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है x + 6 के साथ, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये 2x ही आ जाएगा, आगे प्लस, तो 2 6 × 12। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x तो ये +18 और ये +6 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये प्लस का 24 आ गया। अब जो x वाली वैल्यूज हैं उनको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, यानी 2x, तो ये +x इधर आके -x हो जाएगा और ये 24 इधर ही रहेगा और ये +12 और ये इधर आके -12 हो जाएगा। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 2x - x तो ये x बच जाएगा और 24 से माइनस करें 12 तो ये हमारे पास 12 बच जाएगा। तो x हमने किसको लेट किया हुआ था, x हमने लेट किया हुआ था शुमैला की एज को। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12। तो जो शुमैला की मौजूदा एज है वो कितनी है 12 ईयर्स, ठीक है। तो अगर शुमैला की मौजूदा एज है 12 ईयर्स तो फिर निम्रा की मौजूदा एज क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम 12 में ऐड कर देंगे 18। ऐसे ही है ना, क्योंकि जो निम्रा की एज है वो शुमैला की एज से 18 साल ज्यादा है, तो इसलिए हमने 12 में ऐड कर दिया 18। तो 12 और 18 को अगर आप ऐड करें तो क्या आता है 30 ईयर्स। तो जो निम्रा की मौजूदा एज है वो है 30 ईयर्स। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो एक नंबर है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तकसीम कर दिया गया है, सच दैट वन पार्ट इज 40 मोर देन द अदर। तो जो एक पार्ट है वो दूसरे से 40 ज्यादा है। इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 2:3 फाइंड द नंबर। तो उन 2 पार्ट्स के दरमियान जो रेशो है वो है 2:3। फाइंड द नंबर, तो उस नंबर को हमने फाइंड करना है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट वन पार्ट। तो पहले पार्ट को हम लेट कर लेते हैं x, आगे हम लिखेंगे अदर पार्ट। तो दूसरा जो पार्ट है वो पहले पार्ट से 40 ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे x + 40। आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यानी कंडीशन के मुताबिक। तो हमें इन दोनों की रेशो क्या दी गई है 2:3, ऐसे ही है ना। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है x = दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है x + 40। अब यहाँ पर इनकी रेशो क्या दी गई है 2:3। अब ये जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x + 40 के साथ, यानी सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। और ये जो दूसरी रेशो है हमारे पास यानी 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि हमने एक दूसरे के इक्वल रखा हुआ है ना। तो अब 3 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये 3x आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये 2x, आगे प्लस, तो 240 × 80। अब जो x वाली वैल्यूज हैं हम इनको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो 3x तो ये इधर प्लस 2x है तो इधर आके -2x हो जाएगा, ठीक है, और इधर 80 रह गया। अब 3x है और ये -2x है तो हमारे पास क्या बच गया x = 80। तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 80। तो x हमने किसको लेट किया हुआ था 1 पार्ट को, ठीक है। तुम्हारे पास 1 पार्ट क्या आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 पार्ट
80 आ रहे हैं, जबकि अदर पार्ट, तो जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट से 40 ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 80 में हम ऐड कर देंगे 40, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 120 के। जिस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, तो उसका जो 1 पार्ट है वो है 80 और जो दूसरा पार्ट है वो है 120। जबकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि जिस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, उस नंबर को हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें वो नंबर फाइंड हो जाएगा जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लें रिक्वायर्ड नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे, 80 प्लस 120। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 200। तो 200 ही वही नंबर है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात समझें, जो बुक के एंड पर आंसर दिया गया हुआ है 80 और 120, यानी बुक में सिर्फ वो पार्ट्स बताए गए, ठीक है। जबकि हमने क्वेश्चन के मुताबिक ये फाइंड करना है कि जिस नंबर को डिवाइड किया गया ना 2 पार्ट्स में, तो वो नंबर हमने बताना है। तो क्वेश्चन के मुताबिक यही आंसर बनता है। अगर आप बुक वाला आंसर लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, वो एक पार्ट को भी लिखा गया और दूसरे पार्ट को भी लिखा गया, ठीक है। तो आपकी मर्जी, ये वाला आंसर लिखें या ये वाला आंसर लिखें, तो बेस्ट आंसर यही है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज लोडेड विद शुगर कैन्स। तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसको गन्ने से लोड किया गया है। The loaded weight of truck is 54,450 kg। तो लोड किए गए ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली का जो टोटल वेट है ना, वो कितना है 54,450 kg। If the sugar canes weight is 4 times as heavy as the empty tractor trolley। तो जो गन्ने का वेट है वो empty ट्रैक्टर ट्रॉली से 4 गुना ज्यादा है। Find the weight of the sugar canes। तो हमने शुगर केन्स यानी गन्ने का वेट बताना है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, लोडेड वेट ऑफ ट्रक, तो लोड किए गए ट्रक का वजन कितना है 54,450 kg। आगे हम लिखेंगे वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक, तो एम्प्टी ट्रक या एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन कितना है वो हमें नहीं दिया गया, तो उसको हम लेट कर लेते हैं x। आगे हम लिखेंगे वेट ऑफ शुगर कैन्स, तो शुगर कैन्स यानी गन्ने का वेट क्या है, तो जो गन्ने का वेट है वो एम्प्टी ट्रक से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 × x या 4x भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम इसको एक इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो x प्लस 4x, तो इन दोनों का जो टोटल वेट है वो क्या बन रहा है 54,450 kg। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x प्लस 4x, तो ये 5x हो गया, 54,450। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 54,450 को आप डिवाइड कर लें 5 पर, तो चलिए यहां पर हम कर लेते हैं। तो 5 1 टाइम 5, तो 5 से 5 माइनस करें तो 0, तो 4 को हम नीचे उतार लेंगे, तो फिर भी इस पर 5 का टेबल रीड नहीं होता, तो इस 4 को भी हम नीचे उतारेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तो फिर ये 4 नीचे आ सकता है, ठीक है। तो 5 8 टाइम 40, तो फिर 44 से 40 माइनस करें तो 4 बच गया। अब 5 को नीचे उतार लेते हैं, तो 5 9 टाइम 45, तो 0 बच गया। अब लास्ट पे 0 रह गया, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो 54,450 को हमने डिवाइड किया 5 पर, तो हमारे पास क्या आया 10,890 kg,
ठीक है, इधर साथ में केजी है ना, तो यहाँ पर भी हम साथ में केजी लिखेंगे। तो एक्स हमने किसको लेट किया हुआ था, एक्स जो है वो हमने एमपीटी ट्रक का जो वेट है उसको हमने एक्स लेट किया हुआ था। ठीक है, यानी जो एमपीटी ट्रक का वेट है वो कितना हमारे पास आ रहा है 10,890 kg। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेट ऑफ एमपीटी ट्रक या एमपीटी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो एमपीटी ट्रक का वजन कितना है जो कि अभी हमने फाइंड किया है 10,890 kg। जबकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने शुगर केन्स यानी गन्ने का वेट फाइंड करना है जो कि क्या था 4x। तो 4x से क्या मुराद है, यानी जितना वेट एमपीटी ट्रक का है ना, इससे 4 गुना ज्यादा वेट जो है वो शुगर केन्स का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ शुगर केन्स। तो गन्ने का जो वेट है वो इस वेट से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10,890 kg। अब अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 10,890 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 43,560 kg। तो जो शुगर केन्स यानी गन्ने का जो वेट है वो कितना है 43,560 kg। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज के दौरान कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।